रात के 11 बज चुके थे। घर की घंटी बजी तो सुचित्रा जी ने अपनी कांपती उंगलियों से चश्मा ठीक किया और लड़खड़ाते कदमों से दरवाजा खोलने गई। सामने उनका बेटा रोहन खड़ा था। कान पर फोन लगा हुआ था और चेहरे पर दिन भर की थकान और तनाव साफ झलक रहा था। आ गया बेटा, खाना लगा दो। सुचित्रा जी ने हमेशा की तरह वही सवाल पूछा जो वो पिछले 10 सालों से पूछ रही थी। रोहन ने बिना उनकी तरफ देखे जूते उतारे और सोफे पर धम्म से बैठ गया। नहीं माँ, मैंने ऑफिस में खा लिया था। आप सो जाओ, मुझे अभी कुछ मेल्स चेक करने हैं। सुचित्रा जी वहीं खड़ी रही। उनके हाथ में एक पुराना स्वेटर था जो वो रोहन के लिए बुन रही थी। रोहन, वो आज मेरी छाती में थोड़ा भारीपन लग रहा है। डॉक्टर साल्वे को दिखाने ले चलेगा कल? सुचित्रा जी ने झिझकते हुए पूछा। रोहन ने लैपटॉप का बैग खोला और झुंझुलाते हुए कहा, माँ अभी पिछले हफ्ते ही तो चेकअप करवाया था आपको। बस वहम होता रहता है। प्लीज अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो। कल रविवार है, मैं ड्राइवर को बोल दूंगा, वो ले जाएगा। सुचित्रा जी की आंखों में एक पल के लिए नमी आई, लेकिन उन्होंने उसे पी लिया। ठीक है बेटा, तू काम कर ले। वो अपने कमरे में चली गई। रोहन को लगा कि चलो पलट ली। उसे अपनी माँ से प्यार तो था, पर उसके पास वक्त नहीं था। उसे लगता था कि माँ को एक बड़ा घर दिया है, नौकर चाकर दिए हैं, हर महीने दवाई टाइम पर आ जाती है, तो और क्या चाहिए? यही तो होती है सेवा। अगले दिन रविवार था। रोहन देर तक सोता रहा। जब उसकी आंखें खुली तो दोपहर के 12 बज रहे थे। घर में अजीब सा सन्नाटा था। आमतौर पर इस वक्त तक तो किचन से बर्तनों की खनक और सुचित्रा जी के भजन गुनगुनाने की आवाज आ जाती थी। माँ, रोहन ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। रोहन को लगा शायद वो मंदिर गई होंगी। वो फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आया। वहाँ नाश्ता नहीं लगा था। अब उसे गुस्सा आने लगा। माँ कहाँ है? ड्राइवर भी नहीं आया क्या? वो बड़बड़ाते हुए माँ के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा हल्का सा खुला था। रोहन ने धक्का दिया। सुचित्रा जी अपनी आराम कुर्सी पर बैठी थी। सामने टीपॉय पर चाय का कप रखा था जो अब पूरी तरह ठंडा हो चुका था। उनकी गोद में वही अधूरा स्वेटर और सलाइयाँ पड़ी थी। उनका सिर एक तरफ लुढ़का हुआ था और आंखें खुली थी जो सीधे दरवाजे की तरफ देख रही थी। माँ, रोहन ने धीरे से पुकारा। कोई हलचल नहीं। रोहन के दिल की धड़कन रुक गई। और दौड़ कर पास गया और माँ का हाथ छुआ। वो बर्फ जैसा ठंडा था। माँ उठो माँ, रोहन चीख पड़ा। उसने माँ को झकझोरा, लेकिन वो शरीर अब सिर्फ एक मिट्टी का ढेर बन चुका था। सुचित्रा जी जा चुकी थी, शायद रात को ही, या शायद सुबह की उस पहली चाय के साथ जिसका इंतजार वो अपने बेटे के साथ पीने के लिए कर रही थी। घर में कोहराम मच गया। रिश्तेदार पड़ोसी सब जमा हो गए। रोहन शून्य होकर एक कोने में बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। तभी पड़ोसी की शर्मा आंटी, जो सुचित्रा जी की सहेली थी, रोहन के पास आई और रोते हुए बोली, बेटा तेरी माँ कल शाम मेरे पास आई थी, बहुत खुश थी, कह रही थी कल रविवार है, मेरा रोहन घर पर रहेगा। मैंने उसके लिए गाजर का हलवा बनाने की सोची है, उसे बहुत पसंद है, और उसे अपने हाथ का बना स्वेटर भी दिखाऊंगी। बेचारा काम में इतना व्यस्त रहता है कि बात ही नहीं कर पाता। रोहन के कानों में ये शब्द पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। व्यस्त रहता है, बात नहीं कर पाता। उसे याद आया कि कल रात माँ ने कहा था छाती में भारीपन लग रहा है, और उसने क्या कहा था, ड्राइवर ले जाएगा। रोहन की नजर माँ के पार्थिव शरीर पर गई। अब लोग आ रहे थे, कफन हटा हटा कर उनका चेहरा देख रहे थे और अफसोस जता रहे थे। कितनी पुण्य आत्मा थी, बेटे ने बहुत सेवा की। रोहन जैसा बेटा सबको मिले। बेचारी सोते सोते ही चली गई। रोहन का जमीर उसे धिक्कार रहा था। कौन सी सेवा, कैसी सेवा, जिस माँ को जीते जी उसने 2 मिनट नहीं दिए। आज उसके मरने पर वो 2 दिन का सुख मनाकर क्या साबित करना चाहता है। जब शव यात्रा की तैयारी हुई तो रोहन ने माँ के पैरों को पकड़ लिया। वो पैर जो बचपन में उसके पीछे भागते
भागते थकते नहीं थे, आज शांत थे। माँ एक बार उठ जाओ माँ, रोहन फूट फूट कर रोया। मैं लैपटॉप नहीं खोलूंगा माँ, मैं सिर्फ आपके पास बैठूंगा, मैं आपकी सारी बातें सुनूंगा, आप वही कहानी सुनाना जो बचपन में सुनाती थी। माँ ओ गाजर का हलवा खिला दो, मुझे भूख लगी है माँ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, वक्त रेत की तरह मुट्ठी से फिसल चुका था। स्मशान घाट पर जब रोहन ने मुखाग्नि दी तो उसे लगा कि वो लकड़ियां नहीं जल रही हैं, बल्कि उसका अपना अहंकार और व्यस्तता जल रही है। उसे ओ हकीकत समझ आ गई थी, जब इंसान जिंदा होता है तो हम उसकी कमियां देखते हैं, और जब वो मर जाता है तो हम उसकी कमी महसूस करते हैं। घर लौटकर रोहन माँ के कमरे में गया, वहाँ सन्नाटा था। उसने वो ठंडा चाय का कप उठाया जो माँ ने शायद अपने लिए बनाया होगा, पर पी नहीं पाई। उस कप के नीचे एक पर्ची दबी थी। कांपते हाथों से रोहन ने पर्ची उठाई। सुचित्रा जी की टेढ़ी मेढ़ी लिखावट थी, बेटा रोहन, मुझे पता है तू बहुत काम करता है, अपना ख्याल रखा कर। मैंने तेरे लिए स्वेटर पूरा कर दिया है, बस बटन लगाने बाकी थे। अगली सर्दी में पहनना, तुझे ठंड नहीं लगेगी। और हाँ, काम से वक्त मिले तो कभी मेरे पास बैठ जाना, मुझे तेरी आवाज सुने हुए जमाना हो गया। रोहन उस पर्ची को सीने से लगाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसका पूरा घर, सारी दौलत, सारी कामयाबी आज उसे कचरा लग रही थी, क्योंकि जो सुकून माँ के आंचल में था वो अब दुनिया की किसी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता था। उसने सीख लिया था कि कफन ओढ़ने के बाद तो दुश्मन भी रो देते हैं। असली मोहब्बत तो वो है जो सांस चलते हुए की जाए। लेकिन अफसोस, यह सबक उसे सबसे महंगी कीमत चुका कर मिला था।